ये जो तस्वीर है, ये भारत की सबसे ऊंची धार्मिक इमारतों में से एक बनने जा रही है। लेकिन जानते हैं, इस विशाल और मॉडर्न मंदिर की जड़ें वो हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो प्राचीन वंश आज के ज़माने तक जिंदा कैसे रहा। तो आज हम इसी ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जिसका इतिहास असल में टिके रहने की, मतलब सर्वाइवल की एक जबरदस्त कहानी है। अच्छा, इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना सबसे पहले संप्रदाय का मतलब समझना होगा। संप्रदाय मतलब एक शिष्य परंपरा, गुरुओं की एक ऐसी चेन जो कभी टूटी नहीं और वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रही। और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रह्मांड की शुरुआत में खुद ब्रह्मा से। देखिए, ये परंपरा ना एक नदी की तरह बहती है। शुरुआत होती है ब्रह्मा से, फिर ये मध्वाचार्य जैसे महान दार्शनिकों से गुजरती है और 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन तक पहुंचती है। और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जैसे आधुनिक गुरुओं के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया। चलिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 15वीं और 16वीं सदी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 सबसे खास अनुयायियों, जिन्हें 6 गोस्वामी कहा जाता है, को एक बहुत बड़ा काम सौंपा था। उनका मिशन 3 हिस्सों में बटा था। पहला, वृंदावन की खोई हुई पवित्र जगहों को फिर से ढूंढना। दूसरा, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी पर जमकर लिखना, उसे डॉक्यूमेंट करना। और तीसरा, बड़े बड़े मंदिर बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। इन विद्वानों ने, जो सब कुछ त्याग चुके थे, वृंदावन को एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया। लेकिन एक इतनी मजबूत नींव होने के बाद भी इस परंपरा के सामने जल्द ही ऐसे खतरे आए जिन्होंने इसके लेजिटिमेसी पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। 18वीं सदी में पहली बड़ी चुनौती आई। उस समय की जो दूसरी फिलॉसफिकल विचारधाराएं थीं, उन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। जयपुर की एक शाही सभा में विद्वान बलदेव विद्याभूषण से सीधा सीधा ये सवाल पूछा गया, अगर आप माधव संप्रदाय से हैं तो वेदांत सूत्र पर आपकी कमेंट्री कहाँ है। ये एक बहुत तीखा हमला था, क्योंकि उस वक्त परंपरा के पास वेदांत सूत्र पर अपनी कोई अलग कमेंट्री नहीं थी जिसे किसी भी आध्यात्मिक विचारधारा के असली होने का सबूत माना जाता था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस समय किसी भी फिलॉसफी को असली तभी माना जाता था जब उसकी प्रस्थान त्रयी पर अपनी कमेंट्री हो। अब ये प्रस्थान त्रयी क्या है? इसमें 3 मेन ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। और गौड़ीय परंपरा के पास ब्रह्मसूत्र पर अपनी कोई कमेंट्री नहीं थी और यही उनकी सबसे बड़ी बौद्धिक कमजोरी बन गई थी। चलिए, अब सीधे 19वीं सदी में चलते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से एक नया खतरा पैदा हुआ, जिसने इस परंपरा पर इंटेलेक्चुअली और मॉरली दोनों तरह से हमला किया। संकट असल में दोहरा था। एक तरफ तो पश्चिमी विचारक और ईसाई आलोचक इसे पिछड़ा हुआ और अंधविश्वासी कहकर खारिज कर रहे थे, और दूसरी तरफ परंपरा के अंदर ही कुछ नकली समूह गलत कामों में लगे थे, जिससे पढ़े लिखे तबके के बीच इसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। और यहीं पर कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। एक ऐसे इंसान का उदय हुआ जिसने अकेले ही इस परंपरा की खोई हुई बौद्धिक और आध्यात्मिक इज्जत को फिर से जिंदा कर दिया। ये है भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो वेस्टर्न एजुकेशन लिए हुए एक सरकारी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने परंपरा और मॉडर्निटी के बीच एक पुल बना दिया। जहां पहले गौड़ीय वैष्णववाद को लोग पिछड़ा और अंधविश्वासी मानते थे, वहीं ठाकुर ने उसे एक गहरे लॉजिकल दर्शन के तौर पर पेश किया, जिसने बंगाल के भद्र लोग, मतलब वहां के बुद्धिजीवी वर्ग को भी अपनी तरफ खींच लिया। उनका काम सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखीं, वेस्टर्न फिलॉसफी को चुनौती दी और पुराने ज्ञान को एक ऐसी भाषा में पेश किया जिसे मॉडर्न, शक करने वाला दिमाग भी समझ सके और उसकी तारीफ कर सके। अपने लेखन से उन्होंने फॉलोअर्स का एक वर्चुअल नेटवर्क तैयार किया और गौड़ीय वैष्णववाद को एक बार फिर सम्मानजनक बनाया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जो ये पुनरुत्थान शुरू किया था, वही आज दुनिया भर में इस परंपरा की इतनी बड़ी और जबरदस्त मौजूदगी की नींव बना। आज उस पुनरुत्थान की विरासत पूरी दुनिया में जिंदा है। ये लिस्ट जो दिख रही है, ये तो मॉडर्निस्ट कौन आंदोलन के कुछ ही दीक्षा गुरुओं की है। ये दिखाता है कि ये परंपरा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सच्ची ग्लोबल स्पिरिचुअल कम्युनिटी बन चुकी है। और अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी।
वृंदावन में ये विशाल मंदिर प्रोजेक्ट उसी वंश का आज का फल है, जिसने अपनी वैधता और मॉडर्निटी की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और उन पर जीत हासिल की। ये प्राचीन दर्शन से लेकर मॉडर्न आध्यात्मिक टाउनशिप तक का सफर है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ती है। अगर एक परंपरा सदियों तक अपने वजूद के लिए लड़ सकती है, खुद को फिर से नए तरीके से ढाल सकती है और एक ग्लोबल स्टेज पर फल फूल सकती है, तो ये हमें एडैप्टेशन की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है, हमारी इतनी तेजी से बदलती दुनिया में बाकी प्राचीन परंपराएं खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कैसे संघर्ष करेंगी?